क्यों हर तरफ बॉर्डर 2 का नाम गूंज रहा है? किसका किरदार निभाया है सनी पाजी ने? कौन है हरदेव सिंह क्लेर जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया? क्या है 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई? कैसे एक ही रात में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया? क्यों आज भी हरदेव सिंह का नाम सुन पाकिस्तान सन्न रह जाता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 जनवरी साल 2026 को थिएटर्स में दस्तक दी है सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने, जो 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है और 1971 की भारत पाक वॉर पर बेस्ड है, यानी लोंगेवाला युद्ध पर। इस फिल्म में सनी देओल ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह का किरदार निभाया है वो रियल नहीं बल्कि फिक्शनल है, पर हाँ, युद्ध में शामिल ब्रिगेडियर जनरल हरदेव सिंह क्लेर से इंस्पायर हैं, जिन्हें फ्लाइंग ब्रिगेडियर के नाम से भी पहचाना जाता है। और 1971 के बाद तो इनका नाम पूरे भारत में जोर शोर से गूंजने लगा था, जिसकी वजह था हरदेव सिंह का जज्बा। दरअसल बात है 1971 की, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और भारत पूर्वी पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार और नरसंहार कर रही थी, जिस वजह से 8 से 10 मिलियन लोग भारत में शरण लेने पर मजबूर हो गए थे। इस नरसंहार को रोकने और पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था और पाकिस्तानी ठिकानों को दरकिनार करते हुए सीधा ढाका की तरफ कूच करने की योजना बनाई, ताकि पाकिस्तानी सेना की कमान टूट जाए। ढाका को निशाना बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी और पाकिस्तानी सेना का मुख्य अड्डा था, जिसे जियोपॉलिटिकल हार्ट माना जाता था, जिसे जीते बिना युद्ध निर्णायक रूप से जीता नहीं जा सकता था। इसी अहमियत को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने ढाका को एक किलेबंद के रूप में स्थापित किया था, जहां तक नदियों नालों को पार करके पहुंचना सेना के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर 2 किलोमीटर पर पानी था। इसलिए ढाका तक पहुंचने के लिए भारत के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा रणनीति के साथ साथ टीम भी बना रहे थे। और तब ढाका मिशन के लिए एक नाम सामने आया, ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेर, जो आम सैनिक नहीं बल्कि कोर ONF सिग्नल्स से बिलोंग करते थे, यानी युद्ध मैदान में सेना के बीच कम्युनिकेशन का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। लेकिन एक सिग्नल कोर अफसर को एक फाइटिंग ब्रिगेड की कमान सौंपना काफी अजीब बात थी, लेकिन सीनियर को क्लेर के जाज़बे, लड़ने के अंदाज और दुश्मन को ढेर करने की ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह एक पूरी टीम बनकर तैयार हुई, जिसे 95 माउंटेन ब्रिगेड टुकड़ी कहा गया, जिसमें इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और खतरनाक पलटनें शामिल थी, जैसे 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री, 13 गार्ड्स, 13 राजपुताना राइफल्स और करीब 2000 मुक्ति वाहिनी लड़ाके, जो पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। नवंबर 1971 में जनरल अरोड़ा ने प्लान बनाया कि पूर्वी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, यानी 3 तरफ से लैंड और एक तरफ इंडियन ओशन था नॉर्थ से, जो सीधा ढाका पर जाकर रुकता था। पर इसमें काफी चुनौतियां भी थीं, क्योंकि इसी रास्ते में मौजूद थी बड़ी नदियों में शुमार ब्रह्मपुत्र। क्लेर को मेघालय से सटे इलाके जमालपुर से जाने का कहा गया, क्योंकि यहाँ से ढाका की दूरी सिर्फ 140 किलोमीटर ही थी। लेकिन यहाँ भी ना तो पक्के रोड्स थे न मजबूत पुल, बल्कि जगह जगह पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन लेकर बैठे हुए थे, जिनसे भारतीय सेना को भिड़ना नहीं था, बल्कि उनसे बचकर खेतों से दलदली इलाकों से छुपकर निकलना था, क्योंकि असली टारगेट था ढाका तक पहुंचना। क्लेर का काम सेना के बीच कम्युनिकेशन बनाकर रखना था, जो आम तौर पर बैक फ्रंट पर रहकर करना होता है। लेकिन क्लेर जरा अलग थे, इसलिए वो बैक पर नहीं बल्कि फ्रंट पर रहे, क्योंकि उनका कहना था, अगर मेरा जवान आगे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। नवंबर के आखिरी महीने में मिशन शुरू हुआ और सबसे पहले टारगेट बना सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट कमालपुर, जहां 31 बलूच रेजिमेंट तैनात थे और इनके कैप्टन थे अहसान मलिक। क्लेर को इसी पोस्ट से गुजरना था, इसलिए क्लेर ने सेना को हुक्म दिया कि पोस्ट पर डायरेक्ट अटैक ना करके उसके पीछे से कांटेक्ट लाइन को काट दो। प्लान तो कामयाब रहा, लेकिन अहसान मलिक सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था, जिससे लड़ाई खिंचने लगी और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमले कर ऑफिशियल वॉर को शुरू कर दिया। जिसके बाद क्लेर को भारतीय सेना ने आदेश दिया कि जीतने के लिए वो जो चाहे कर सकते हैं। क्लेर कमालपुर में उलझे रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया और एक बटालियन को कमालपुर से लड़ने के लिए छोड़ दिया और बाकी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ गए। ये सेना 2 टुकड़ों में बंट गई। हालांकि दुश्मन के साथ टीम को छोड़ना काफी रिस्की था, पर फिर भी क्लेर 95 ब्रिगेड के साथ जमालपुर की तरफ निकल पड़े, जहां पाकिस्तानी सेना खूंखार अंदाज में तैनात थी
और यहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे सुल्तान अहमद, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए जमीन पर बारूद, बंकर्स का इंटरलॉक जाल ऐसी तमाम घातक तैयारी कर रखी थी। ये सब जानने के बाद क्लेयर ने साइकोलॉजिकल दांव चला और कर्नल सुल्तान को लेटर भेजा, जिसमें पाकिस्तान को डराते हुए लिखा था, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, बेहतर है कि आप अपने जवानों की जान बचाएं और सरेंडर कर दें। इसके जवाब में कर्नल सुल्तान ने बुलेट भेजी, यानी वो जंग के लिए तैयार थे। ये देख क्लेयर ने कमालपुर की तरह जमालपुर को भी बाएं पास करने का फैसला किया, न कि सीधे उससे लड़ने का। लेकिन ये फैसला काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि उन्हें रास्ते में ब्रह्मपुत्र को बिना पुल के पार करना था, जबकि क्लेयर के पास न तो ज्यादा नाव थी न टाइम था। लेकिन क्लेयर ने यहाँ भी दिमाग चलाया और लोकल्स की मदद से बांस के बेड़े बनाए और बैलगाड़ियों के जरिए भी नदी को पार किया गया, जिससे कर्नल सुल्तान भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इंडियन आर्मी डायरेक्ट रोड से आएगी। लेकिन क्लेयर ने अपने जवानों को पीछे से भेजा, जिससे कर्नल सुल्तान की तैयारियों के परखच्चे उड़ गए। इसी रात यानी 10 दिसंबर को ढाका के जनरल नियाजी ने कर्नल सुल्तान को एक आर्डर दिया। दरअसल जनरल नियाजी को डर सता रहा था कि भारतीय सेना फुल स्पीड से ढाका की तरफ बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने कर्नल सुल्तान को हुक्म दिया कि जमालपुर की सुरक्षा में तैनात न रहकर वो ढाका की सुरक्षा के लिए ढाका में आ जाए। हालांकि कर्नल सुल्तान जमालपुर में रहकर भारतीय सेना से मुकाबला करना चाहते थे, पर ऊपर से मिले आर्डर को नकारना नामुमकिन था। इसलिए 10 दिसंबर की रात कर्नल सुल्तान पूरी बटालियन यानी 1500 सैनिकों को लेकर वहां से निकल पड़े। कर्नल सुल्तान रात में इसलिए निकले ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय घेरे को तोड़कर बिना नुकसान के आगे निकल जाएंगे। पर उनकी ये सोच गलत साबित हुई, क्योंकि क्लेयर पहले से जानते थे कि ऐसा ही होगा। इसलिए उन्होंने उसी रास्ते पर 13 गार्ड्स और एक मराठा इन्फेंट्री को तैनात कर दिया था, जहां से सुल्तान बटालियन के साथ गुजरने वाले थे। जैसे ही रात के 12 बजे पाकिस्तानी सेना यहां से गुजरी, तुरंत शिकार को देखकर भारतीय सेना ने एक साथ दर्जनों मशीन गन्स से गोलियों की बौछार कर दी और सुबह होने तक करीब 235 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, जबकि 376 ने आत्मसमर्पण कर दिया। जबकि कर्नल सुल्तान 200 सैनिकों के साथ बचकर भाग गए, जिनकी मंजिल थी ढाका। इस शानदार जीत के बाद क्लेयर का नाम चारों तरफ गूंजने लगा और क्लेयर की प्लानिंग की वजह से जमालपुर भारत के कब्जे में आ गया। लेकिन जीत का जश्न मनाने का टाइम नहीं था, इसलिए क्लेयर सेना के साथ अगले टारगेट यानी जमालपुर से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में बसे टंगैल की तरफ निकल पड़े। 11 दिसंबर की दोपहर 4 बजे टंगैल में पाकिस्तानी सैनिक आराम से बैठे थे, पर तभी एक शोर गूंजा और जब उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में इंडियन फाइटर्स के कई 100 विमान मौजूद थे, जो C-119 पैकेट्स और AN-12 विमान थे, जिनमें से भारतीय ट्रूपर्स पाक की धरती पर कूद रहे थे और इन सबको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह पन्नू। इस तरह करीब 700 भारतीय कमांडोज ने पाक में हवाई यात्रा के जरिए अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे और अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सेना भी खौफजदा थी। और ये खौफ तब और बढ़ गया जब इंडियन मीडिया पर खबर छापी कि भारत की तरफ से 5000 पैरा ट्रूपर्स पाकिस्तान भेजे गए हैं। हालांकि नंबर सिर्फ 700 था, लेकिन जिस तरह मीडिया ने 5000 बताया, उससे पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई। दूसरी तरफ क्लेयर जल्द से जल्द टंगैल पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पैरा ट्रूपर्स की टुकड़ी को सपोर्ट करना था ताकि दुश्मन उन पर हावी ना हो सके। 12 दिसंबर की शाम क्लेयर की लीडिंग बटालियन 1 मराठा टंगैल में घुस गई और जो मंजर उन्होंने देखा वो काफी खुशनुमा था, क्योंकि कर्नल पन्नू ने अपने पैरा ट्रूपर्स के साथ पाकिस्तानी सेना पर काबू पा लिया था और हालात पूरी तरह से कंट्रोल में थे। इतनी मुश्किलों को पार कर अब फाइनली भारतीय सेना को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उन्हें कोई नाला या नदी नहीं पार करनी थी, बल्कि ढाका तक जाने के लिए सीधी सड़क मौजूद थी, जिस पर भारतीय सैनिक रेस लगाकर आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली 16 दिसंबर को पूरी सेना अलग अलग जीप से मीरपुर ब्रिज यानी ढाका के एंट्री गेट पर पहुंच गई। पर यहाँ कर्नल सुल्तान फिर से सेना के साथ उनके स्वागत में खड़े थे, इसलिए भारत और पाक के बीच यहाँ भी जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। और फिर भारतीय सेना की तरफ से जनरल नियाजी को एक लेटर भेजा गया, जिसमें लिखा था, माय डियर अब्दुल्लाह, मैं यहाँ हूँ, खेल खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये लेटर भारत के एक और जनरल नागरा ने लिखा था, जो इस मिशन में क्लेयर के साथ शामिल थे। दरअसल अब्दुल्लाह जनरल नियाजी का निकनेम था, जो अतीत में जनरल नागरा के अच्छे दोस्त रहे थे। ये लेटर पढ़ने के बाद जनरल नियाजी ने भी हार मान ली और सफेद झंडा दिखा दिया, जिसके बाद क्लेयर नागरा और अपनी पूरी टीम के साथ ढाका में घुस गए और क्लेयर वो पहले भारतीय ब्रिगेडियर बने जिन्होंने ढाका में अपने कदम जमाए थे।
और फाइनली जनरल नियाजी के हेडक्वार्टर में घुसकर भारत की ताकत दिखाई थी। और ये मंजर काफी अजीब था, क्योंकि जब भारतीय सेना ढाका में दाखिल हुई थी तो सड़कों पर पाकिस्तानी सैनिक तो थे, वो भी हथियारबंद। लेकिन उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं हार मान चुका था और क्लेयर अपनी टीम के साथ खुलेआम जीप में बैठकर ढाका की सड़कों पर दौड़ रहे थे। दोपहर के करीब 1 बजे कलकत्ता के फोर्ट विलियम से मेजर जनरल JFR जैकब सरेंडर का पेपर लेकर जनरल नियाजी के पास पहुंचे, जो हारने की वजह से काफी ज्यादा खामोश थे और टेंशन में लगातार कांपते हाथों से सिगरेट पिए जा रहे थे। नियाजी चाहते थे कि पेपर पर सरेंडर नहीं सीज फायर लिखा जाए, लेकिन जैकब ने साफ इनकार कर दिया और आखिर में नियाजी ने हार को कबूल किया, जिसके बाद 7 मार्च रमना रेस कोर्स में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया है, जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जनरल अरोड़ा भी हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान पहुंचे, जिनके स्वागत में जनरल नियाजी भी तैनात थे। उन्होंने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और अपनी गन जनरल अरोड़ा को सौंप दी। इस लड़ाई में भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और ये जंग अपने नाम कर ली। और सबसे ज्यादा तारीफ हुई हरदेव सिंह क्लेयर की, जिन्होंने इस जंग में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।